खत्म हुआ आपका इंतजार, शुरू हो चुका है A5 टाइम जोन वॉचेस, गिफ्ट एंड मोबाइल, जहां आपको मिलेंगे सिटीजन, मैक्सिमा, टाइटन, रोलेक्स, सोनाटा, ओमेगा और सिग्नेचर जैसी नामवर कंपनियों की घड़ियों के साथ और भी कई मशहूर इम्पोर्टेड कंपनियों की वॉचेस, साथ ही साथ 99, 149, 199, 249 जैसी इंतहाई किफायती दामों की घड़ियां, साथ में मोबाइल रिपेयरिंग, टच डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का इत्मीनान बख्श काम भी किया जाता है। साथ ही तमाम कंपनियों के सिम कार्ड रिचार्ज और MMP यानी नंबर पोर्टिंग की सहूलियात भी दस्तयाब है। इसके साथ ही शादी, ब्याह, बर्थडे और दीगर तकरीबात में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम्स का भरपूर खजाना। तो भाई देर किस बात की, जल्दी कीजिए। हमारा पता A5 टाइम जोन वॉचेस, गिफ्ट एंड मोबाइल, चंदनपुरी गेट, आजाद नगर पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अमीन। रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। रिसाइट टुडे टीम जो है तालीमी मौजू पर बहुत से लोगों से मशवरा कर रही है, बातचीत कर रही है, करियर के बारे में बातचीत कर रही है। इससे पहले हमने फूड टेक्नोलॉजी के ताल्लुक़ से नेहा मुबीन अहमद से बात की, CS कंपनी सिक्योरिटी के ताल्लुक़ से अबू सुफियान अंसारी साहब से बात की। इसी तरह से नई तालीमी पॉलिसी पर हमने डॉक्टर मुजीब शेख साहब से भी बात की है। आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल कोर्स। ये प्रोफेशनल कोर्स है क्या, इसकी अहमियत क्या है, ज़रूरत क्या है, और इसके लिए हमें एक मौजूद शख्सियत की ज़रूरत थी जो आज हमारे दरमियान मौजूद है। मौलाना मुख्तार अहमद नदवी टेक्निकल कैंपस के प्रिंसिपल AK कुरैशी सर, जो करियर गाइडेंस काउंसलर के हैसियत से भी अपनी पहचान बना रखे हैं। आइए हम उन्हीं से हम बात करते हैं। कुरैशी सर, सबसे पहले रिसाइट टुडे में आपका इस्तकबाल है और मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को आप अपना मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन। मैं इंजीनियरिंग एजुकेशन में 25 साल से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद MTech किया, फिर PhD किया इंजीनियरिंग में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और मैं साबु सिद्दीक में प्रिंसिपल था। लास्ट ईयर मालेगांव में ये कॉलेज में प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन हुआ हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस है स्पेशली इंजीनियरिंग एजुकेशन में है, गुज़िश्ता 25 साल से एज ए लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर। तो नाज़रीन, मुख्तलिफ़ गुनागो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है। सर, अभी 10वीं 12वीं का रिज़ल्ट लगा है और आजकल जो है तलबा और वालिदैन करियर बनाने के उसमें बहुत फ़िक्रमंद है। आप जो है प्रोफेशनल कोर्सों से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल कोर्सों से जुड़े हुए हैं, तो हमारा मकसद ये है कि आपके ज़रिए जो है हमारे दर्शकों तक, नाज़रीन तक के सही गाइडलाइंस मिल जाए। तो उसके लिए ये मैं पूछना चाहूँगा, प्रोफेशनल कोर्स है क्या, इसकी ज़रूरत और अहमियत की। प्रोफेशनल कोर्सेस है जिसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग एक वास्ट फील्ड है प्रोफेशनल एजुकेशन में। उसके बाद फार्मेसी आता प्रोफेशनल एजुकेशन में। देन मेडिकल जो फील्ड है तुम्हारा MBBS, उसके बाद में डेंटल और दूसरे दीगर कोर्सेज जो है, ये सब कोर्सेज स्पेशली प्रोफेशनल एजुकेशन में आते हैं। इसमें सब में बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है प्रोफेशनल एजुकेशन में वो इंजीनियरिंग का है, क्योंकि कोई भी कंट्री का जो इकोनॉमी डिसाइड करती है तो वो इंजीनियरिंग सेक्टर से होता है। तो नियर अबाउट सम 10 to 15% जो कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी में और उसके GDP डेवलपमेंट में, ये इंजीनियरिंग फील्ड से आता है, इंडस्ट्री से आता। तो इंडस्ट्री में मतलब आपका हेवी इंडस्ट्री आ गया, फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आ गई, फार्मेटिकल इंडस्ट्री आ गई, एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है, तो अल्टीमेटली ये सब इंजीनियरिंग पे आकर रुक जाते हैं। तो इंजीनियरिंग एक बहुत वास्ट प्रोफेशनल फील्ड है। सर का कहना है कि इंजीनियरिंग बहुत एक फैलाव है, वसी है, अपना मैदान रखता है, इसके अंदर आपको आजमाना चाहिए। सर, प्रोफेशनल कोर्स में दाखिले के लिए एलिजिबिलिटी या उसकी अहलियत या अहमियत क्या होनी चाहिए? अब प्रोफेशनल कोर्सेज में 2 कोर्स है, जैसा कि एक डिप्लोमा कोर्स है जिसको कहा जाता है पोस्ट SSC 10th के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग ले लिए तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस। इनकी मुद्दत कितनी होती है, कितने साल? तो ये जो डिप्लोमा कोर्सेज है
तो ये इनकी ड्यूरेशन होता है 3 साल का, और इसकी एलिजिबिलिटी रहती है एसएससी पास होना चाहिए, और कोई भी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या तो उर्दू मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, एनी मीडियम। और इसकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है ये 35% मार्क चाहिए उसको, तो इसमें ये दाखला मिल सकता है। लेकिन ये सीट जो है पॉलिटेक्निक के जो 3 साल के, ये गवर्नमेंट की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में फिल किए जाती है, तो इस पर मेरिट के बेस पे भी मतलब नंबर लग सकता है इसमें। तो ये हुआ एक प्रोफेशनल छोटा सा कोर्स, जिसको हम कह सकते हैं कि 10 के बाद इमीडिएट अगर आपको टेक्निकल में एक सुपरवाइजरी लेवल तक जाना है या ट्रेनिंग इंजीनियर तक जाना है तो आप डिप्लोमा में प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको 11-12 करना है तो 11-12 के बाद में भी, साइंस के बाद स्पेशली एक और प्रोफेशनल कोर्स है जैसे कि इंजीनियरिंग बी.टेक, जिसको हम कहते हैं अंडर ग्रेजुएट। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चाहिए, मतलब पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और ये पीसीएम ग्रुप में आपको 50% मार्क चाहिए। तो आप इंजीनियरिंग में आ सकते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो ये ब्रांचेस में आप करियर बना सकते हैं। ऐसा ही अगर किसी के पास पीसीबी ग्रुप है साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये लोग फार्मेसी में जा सकते हैं, बी फार्म में, या तो फिर वो नीट वगैरह प्रिपेयर करके एमबीबीएस, डेंटल या और दीगर जो मेडिकल के बीयूएमएस, बीएचएमएस, इसमें ये करियर बना सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में दाखिले के लिए क्या अहमियत या अहलियत है, उसकी बात हमारे A.K. कुरैशी सर ने बताई है। प्रोफेशनल कोर्स में तलबा का मुस्तकबिल या स्कोप कितना है? अब हमारे कंट्री में, भारत में प्रोफेशनल एजुकेशन में ये वास्ट अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि हम देखेंगे इंडस्ट्री सेक्टर जो बढ़ रहा है, तो ये प्रोफेशनल एजुकेशन की वजह से इंडस्ट्री बढ़ रही है। आज इतने इंडिया में एमएनसी आ रहे हैं, नए नए कंपनी आ रही है, मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, सॉफ्टवेयर कंपनी आ रही है। हमारे इंजीनियर्स यूएसए में, यूके में वगैरह जाकर वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। ये बिल्कुल प्रोफेशनल एजुकेशन की वजह से ही पॉसिबल हो रहा। इसमें मतलब मैं दोनों फील्ड में कहूँगा, मेडिसिन में भी है और इंजीनियरिंग में है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए मेडिसिन के जो जगह है, ये पूरे हमारे इंडिया में 75,000 के आसपास पूरे कंट्री में इंटेक है मेडिकल सीट्स का, एमबीबीएस का स्पेशली, जिसका 45,000 जो सीट है ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और नियर अबाउट 35 to 40,000 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है। लेकिन इसके लिए आपको नीट का प्रिपरेशन, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो एक नेशनल लेवल पे, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाता है। और उसके लिए बहुत मतलब काफ़ी मतलब तगड़ा प्रिपरेशन लगता है, तभी आप नीट का कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि हर साल नीट में नियर अबाउट 20 लाख तक के बच्चे, या तो उससे भी ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं, और सीट हमारे पास 75,000 है। तो ये जो रेशो है कैंडिडेट टू सिलेक्शन, ये बहुत ही मतलब हाई रेशो है, और इसके लिए सिस्टमेटिक प्रिपरेशन चाहिए। और मेरा ये रिक्वेस्ट रहेंगी पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट के लिए कि जनरली हम लोग प्रिपरेशन करते हैं 11 में या तो 12 में, तो ये प्रिपरेशन से आप क्वालिफाई नहीं हो सकते, क्योंकि नीट का जो एग्ज़ामिनेशन है या तो JEE एग्ज़ामिनेशन है इंजीनियरिंग के लिए, ये सारे एग्ज़ामिनेशन सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न के ऊपर इनके क्वेश्चन पेपर बनाए जाते। तो आपको मतलब 8, 9, 10 से ही इसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। चाहे आप स्टेट बोर्ड्स में एडमिशन रहो, लेकिन आपको पैरेलली स्टेट बोर्ड्स के बुक्स पढ़ना पड़ेंगे, और वो उस तरीके की कोचिंग आपको लेना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आप पहले अटेम्प्ट में ये नीट का एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। एक बच्चे को नीट का JEE का एग्ज़ाम अगर उसको पास करना है तो उसको कहाँ से उसकी शुरुआत करना चाहिए, या उसे कौन बताए? शुरुआत तो अब ये तो पहला ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा आपने। एक्चुअली अगर हम देखें अपनी कम्युनिटी में और अदर कम्युनिटी में, जबकि हिंदू लोग देखें या ब्राह्मण लोग देखें, तो ये लोग मतलब बच्चों को जैसा 4th पास हो गया वो 5th से वो डिसीजन लेते घर में, और वो बताते मतलब बेटा तुमको मेडिकल में जाना है तो आपको ये एंगल में प्रिपरेशन करना पड़ेगा, या तो आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो दिस इज़ द डायरेक्शन, ये एंगल में प्रिपरेशन करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में मतलब बच्चा 10th पास होता, अच्छे नंबर से पास होता अल्हम्दुलिल्लाह, तो भी वो हम कोई डिसीजन नहीं लेते, ना हम कोई काउंसलर के पास जाते, ना घर में इसका कोई फाइनल डिसीजन होता, जिसकी वजह से बच्चे कन्फ्यूजन में रहते। फिर वो 11-12 में प्रिपरेशन करते, बोर्ड में अच्छे नंबर लेते,
लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है JEE और नीट, इसका प्रिपरेशन वो सिस्टमेटिक नहीं करते और उनको गाइडेंस भी नहीं मिलता, घर से भी मिलता नहीं और वो प्रॉपर जूनियर कॉलेज से भी नहीं मिलता, जिसके वजह से हमारा जो क्वालिफाइंग रेट है कम्युनिटी का बहुत ही मतलब कम है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये आप 7 स्टैंडर्ड से या तो 8 स्टैंडर्ड से, एटलीस्ट 8 स्टैंडर्ड से डिसाइड कर लो कि हमको इंजीनियरिंग में जाना है तो IIT के लिए प्रिपरेशन करो, मेडिकल में जाना है तो एम्स के लिए नंबर लगेगा, ये हिसाब से उसका प्रिपरेशन करो। तो मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी और सारा मटेरियल आजकल अवेलेबल है। आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि स्पेशल कोचिंग के लिए आप 8, 9, 10 के जो प्री IIT कोचिंग है, प्री एम्स के कोचिंग है, इसके बुक्स है, मटेरियल है, ये आप पढ़ सकते। कुरैशी सर का साफ कहना है कि हमें अगर अपना करियर रोशन करना है तो उसकी मनसूबाबंदी बहुत पहले से करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इस बात का की फुकदान है कि हम 10वीं 12वीं के बाद अपनी सोच बनाते हैं कि अब हम यहाँ से करियर बनाना है, जबकि हम देखते हैं दूसरे मीडियम के स्टूडेंट्स जो है पहले से बिल्कुल प्राइमरी लेवल से ही वो उनके जहन साजी करते हैं। तो कुरैशी सर ने ये बात बहुत अच्छी पेश की हमारे सामने कि हम अपने बच्चे का करियर किस तरह से बनाएं और उसे किस नहज से हमें उसकी तैयारी करना चाहिए। सर, जो तलबा प्रोफेशनल कोर्स कर चुके हैं और शायद आज वो समाज में फैले हुए हैं लेकिन रोज़गार की तलाश में भी हैं, तो ऐसे तलबा स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहिए? जहाँ तक इंजीनियरिंग का सवाल है तो इंजीनियरिंग में हमने हमारे यहाँ पर एक प्लेसमेंट ऑफिस बनाया, जो प्लेसमेंट ऑफिस में मतलब एक टीम है पूरी 10 फैकल्टी की, और ये 10 फैकल्टी सर्च करती कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, मतलब जो हमारे पास फाइनल ईयर स्टूडेंट है उनको कहाँ पर प्लेस करेंगे और पास आउट स्टूडेंट को कहाँ पर प्लेस करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये महीने में मतलब अगस्त में हमारे पास 5 कैंपस इंटरव्यू हुए और हमारे नियर अबाउट 75 स्टूडेंट्स सारे पूरे ब्रांचेस के इसमें प्लेस हुए। इसके साथ साथ फाइनल ईयर में जो हमारे स्टूडेंट है अभी नियर अबाउट 200 स्टूडेंट, इसमें से 200 स्टूडेंट में से हमने 150 स्टूडेंट को पेड इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करा है, मतलब क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री ने इंटर्नशिप शुरू किया था, ऑनलाइन इंटर्नशिप, जिसमें वो सैलरी भी पे करे थे। तो इसमें HCL, एक्सेंचर, टाटा मोटर्स ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में हमारे बच्चे इंटर्नशिप में प्लेस हुए और कैंपस इंटरव्यू में भी काफ़ी बच्चे प्लेस हो रहे। जैसा कि आपको पता है अभी चाइना के साथ जो इंडिया का रिलेशन था तो वो पहले जैसा ठीक नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग जितने भी कंपनी थे अदर कंट्रीज़ के, सो मतलब वो सोच रहे कि हम चाइना छोड़ के दूसरा कोई कंट्री सो देख ले। तो इंडिया ही एक ऐसा है कंट्री जहाँ पर मतलब इंडस्ट्री डालने के लिए बहुत सारे आपको फैसिलिटीज़ है, और ये चाइना में जो कंपनी है कुछ इंडियन कंपनी भी है क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल वगैरह चीप मिलता है, इसके लिए उन्होंने उनका बेस वहाँ पर बनाया था। तो इंशाल्लाह ये आने वाले साल में ये बहुत सारी कंपनी उन्होंने डिक्लेयर भी किया कि हम लोग इंडिया में शिफ्ट होंगे, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत बूम रहेंगे इंशाल्लाह। और जो भी इस सेक्टर से मतलब है ये एजुकेशन में, उन सब के लिए इसके ओपनिंग्स रहेंगे। और जैसा कि देखिए अपनी गवर्नमेंट हाईवे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, रेल नेटवर्क के ऊपर, फिर उसके बाद में एयर कनेक्टिविटी, इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मतलब एयरपोर्ट वगैरह बनाया। तो एयरपोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर हर इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एरोनॉटिक्स इंजीनियर ही लगते हैं वहाँ पर या पायलट लगते हैं, वहाँ पर सिविल इंजीनियर लगते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर लगते हैं। तो ये जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे अपॉर्चुनिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा, आपकी चाहे फील्ड प्रोफेशनल में इंजीनियरिंग हो या फार्मेसी हो या मेडिकल हो, आपको एक्सेलेंस चाहिए, आपको उसमें जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है मतलब वो स्किल्स पूरे आपको एक्वायर करना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जॉब की कोई भी कमी नहीं है मार्केट में। चाइना से जो आजकल तलखियाँ चल रही है उसके सबब से हम समझ सकते हैं कि भारत में अंदर सनत उभार सकती है। बिल्कुल। तो ऐसे वक्त तो मौलाना मुख्तार अहमद नदवी टेक्निकल कैंपस कितना तैयार है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो जैसा कि 90% जो स्टूडेंट है हमारे पास जो दाखिला लेते ये मालेगांव सिटी से रहते, और ये मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें से उर्दू बैकग्राउंड से रहते। तो हमने इनके ऊपर एक रिसर्च किया, इनके मतलब बॉडी लैंग्वेज का क्या प्रॉब्लम है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में ये लोग कहाँ पर कम पढ़ते, कॉन्फिडेंस में कहाँ पर कम पढ़ते। तो वो हिसाब से इनको हम प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग दे दें। तो प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग में इनका मॉरल बूस्टिंग करना, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करना, कम्युनिकेशन गैप कम करना,
इनको मतलब एक कॉन्फिडेंट बनाना, उसके बाद में इनसे ग्रुप डिस्कशन लेके इनको मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा इनमें कॉन्फिडेंस पैदा करना, ये सारे एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं और इसमें हमको अच्छी सी कामयाबी भी मिल रही है। तो उर्दू मीडियम के तलबा जो प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भी ये आपका कैंपस बहुत बेहतर काम कर रहा है। कोर्सेज चलते हैं, स्कॉलरशिप साथ में चलती है। प्रोफेशनल कोर्सेज में स्कॉलरशिप की अहमियत कितनी है? प्रोफेशनल कोर्सेज में स्कॉलरशिप की अहमियत बहुत ज़्यादा है और मैं दोनों गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ। दोनों गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, सेंट्रल से भी मिलती और स्टेट से भी मिलती। जैसा कि अगर किसी ने डिप्लोमा में एडमिशन लिया तो चाहे उसका परसेंटेज कितना भी हो, 35% हो या 50 हो या 70 हो, ही इज़ एलिजिबल फॉर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, उसको माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिलेगी और वो स्कॉलरशिप 25,000 रुपये पर ईयर के लिए है उसको। और अगर वो इंजीनियरिंग में भी लेता तो उसको 25 से 30,000 तक ये स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा भी ये अभी जो नया स्कीम आया गवर्नमेंट का, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन ESW करके, तो ESW में भी मुस्लिम को पता नहीं है, वो कह रहे कि ये इसमें गैर मुस्लिम ही आते हैं ESW में। ESW में हम लोग भी आते हैं। तो आपको जो ये लेना है इनकम सर्टिफिकेट जो लेना है तो वो आपका अगर 8 लाख तक है, 8 लाख तक, तो आप भी ESW के अंदर आ सकते हैं। तो ESW में आपको 50% ट्यूशन फीस मिलती है। अगर कोई कॉलेज की फ़ीस अगर 1 लाख रुपए है तो 50,000 रुपये आपको ESW स्कीम में मिलती है। अच्छा, ये स्कॉलरशिप बच्चे हासिल करेंगे क्योंकि हम सुनते हैं कि स्कॉलरशिप मिलती है, हासिल होती है, लेकिन वो प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर तो अभी तो गवर्नमेंट ने प्रोसीजर बिल्कुल कम कर दी ये कोविड की वजह से। अभी उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी के लिए आपके अगर LC के ऊपर माइनॉरिटी मुस्लिम लिखा हुआ है वो सफिशेंट है। इसके पहले हमको माइनॉरिटी में है ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता था तहसील से, तो वो अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं। हमारे दाखिले के ऊपर जहाँ पर भी कास्ट लिखा है या रिलीजन लिखा है उसके ऊपर मुस्लिम अगर है तो हम लोग माइनॉरिटी में आ गए। आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बनाना है, उसका जो पेरेंट्स का वालिदैन का इनकम सर्टिफिकेट अगर बना लेते आप, वो भी 2-3 दिन में मिल जाता, तो आप एलिजिबल हो गए माइनॉरिटी के लिए। तो वो अभी ये माइनॉरिटी स्कॉलरशिप डायरेक्ट बच्चे के अकाउंट में आती, तो बच्चे का एक अकाउंट निकालना पड़ेगा, जैसा कि आपके इससे बैंक ऑफ इंडिया या तो SBI, सेंट्रलाइज, हाँ सेंट्रलाइज बैंक से, या तो फिर महाराष्ट्र बैंक से। तो ये बैंक में अगर बच्चे का अकाउंट है तो ये स्कॉलरशिप उसके अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो सकती है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पहले गवर्नमेंट एक कट ऑफ लगाती थी, मतलब कि 50% अगर है उसको 10th में या 12th में तभी वो एलिजिबल रहेगा माइनॉरिटी के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 साल से देख रहे हैं कि इसमें 35% 40% के स्टूडेंट को भी अभी माइनॉरिटी मिल रही। मतलब इन शॉर्ट उन्होंने वो कट ऑफ का क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है हम ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इसका फ़ायदा उठाए, वरना कल गवर्नमेंट सोचेंगी कि हम इनको 140 करोड़ रुपए देते, उसमें से यूटिलाइज सिर्फ 80 करोड़ हो रही, मतलब वो बजट कल के हो सकता, कल कम हो सकता स्कॉलरशिप का, तो फिर बाद में वो आइंदा बच्चों के लिए वो प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता। स्कॉलरशिप हासिल करने में मौलाना मुख्तार अहमद नदवी टेक्निकल कैंपस कितना मददगार साबित होता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो भी बच्चा एडमिशन लेता हो उसका 100% जो भी प्रोसेस है, मतलब आप उसका बिलीव नहीं करेंगे, बैंक में KYC करना, हम हमारी फैकल्टी बैंक में भेजते बच्चे के साथ KYC करने के लिए, ऑनलाइन KYC, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिजिकली हमारा अकाउंटेंट जाता बच्चों के साथ में और KYC वगैरह करवा लेता। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे पास जितने भी बच्चे एडमिशन लेते 100% सारे बच्चों को माइनॉरिटी मिलती। इसके अलावा भी हम बच्चों को हेल्प करते, जो मेरिटियस बच्चे उसको प्राइवेट स्कॉलरशिप, जैसा कुछ मुस्लिम ट्रस्ट है, बॉम्बे में खिदमत ट्रस्ट है, वो अंजुमन इस्लाम स्कॉलरशिप देता, ये ट्रस्ट भी हम रब्ता कायम करते और जो भी 10,000 20,000 जो भी उनके तरफ से मिलते वो लेने के लिए हम कोशिश करते और फॉलो करते। उसकी अहमियत, उसकी अहलियत, उसकी ज़रूरत पर हमारे साथ मौलाना मुख्तार अहमद नदवी टेक्निकल कैंपस के प्रिंसिपल AK कुरैशी बात कर रहे हैं और हमारे नाज़रीन के लिए गाइडेंस भी है वो। सर, आपसे आखिरी सवाल के मालेगांव के तलबा और उनके वालिदैन के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा ख़ास मालेगांव शहर के तलबा के लिए ये पैगाम है, मैं तो जैसा कि साबू सिद्दीक में था तो वहाँ पर जो अपनी कम्युनिटी थी काफ़ी मतलब हाईली एजुकेटेड भी थे और मतलब वो बच्चों में अवेयरनेस भी था और पेरेंट में भी काफ़ी अवेयरनेस था
ये उनको मेडिकल करना है या प्रोफेशनल एजुकेशन में इंजीनियरिंग करना है, और वो ढंग से वो लोग प्रिपरेशन भी करते थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा पता चला, जो हमने इंटरेक्शन भी किए काफ़ी लोगों के साथ में, एनजीओ के साथ में और मीडिया पार्टनर के साथ में, और पेरेंट्स मीटिंग भी कंडक्ट की हमने, अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए स्कूल में, और जो भी शहर में जहाँ हमें बुलाया गया एज ए एक्सपर्ट करियर काउंसलर, तो वहाँ पर जाके हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन अल्टीमेट उसका जो कंक्लूजन यही निकला कि पेरेंट्स में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। मुझे मतलब बहुत बुरा लग रहा है ये कहने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ ये कहना ज़रूरी है। और बहुत सारे पेरेंट्स मतलब अभी तक उनको पता नहीं है कि वो 10 पास होने के बाद में 11 में जाके क्या करेंगे। ना पेरेंट्स को पता है, ना उसको चाइल्ड्स को पता है, बच्चे को पता है। और वो कह रहा है कि मेरा दोस्त चले गया 11 आर्ट्स में, तो मैं भी 11 आर्ट्स में जाऊंगा, वो मैं साइंस में गया तो मैं भी साइंस में जाऊंगा। तो अवेयरनेस बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और अवेयरनेस नहीं रहने की वजह से जो उनको बच्चों को जॉब मिलना चाहिए तो उनका करियर बढ़ना चाहिए, तो उसमें थोड़ा बाधा पैदा हो रही है। और फिर ऐसा लगता है कि फिर ये इतना पढ़ाई किया बच्चे ने, इसको जॉब नहीं है, तो एक डिप्रेशन में चले जाते बच्चे भी और पेरेंट्स भी। तो मुझे लगता है ये पूरा डिसीजन जो भी होना चाहिए घर से होना चाहिए। और उन्होंने मतलब अर्ली एजुकेशन में, जैसा कि आफ्टर प्राइमरी या तो प्री प्राइमरी या तो सेकेंडरी में डिसाइड करना चाहिए कि हमको बच्चे को क्या, उसका मुस्तकबिल क्या बनाना चाहिए, उसका करियर कहाँ पर, उसको डॉक्टर बनाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, या उसको लॉ में डालना है। अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन डिसीजन अगर ले और बच्चे को बता दिए कि आपको ये करना है, और उसका थोड़ा मॉनिटर किया आपने, जैसा कि स्कूल में अब देखा जाए मालेगांव में स्कूल का इंटेक बहुत ज़्यादा है, एक स्कूल में 2-2 हज़ार बच्चे हैं, तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं है बच्चों को सबका काउंसलिंग करना या मॉनिटर करना। लेकिन अगर हर बच्चे का घर में काउंसलिंग किए ढंग से और उसको मॉनिटर किए, थोड़ा टाइम दिए कि बच्चे बेटा आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, कल क्या होमवर्क किया था, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसके लिए ये बुक है, ये इसको प्रिपेयर कर लो आप, ये ओलंपिक का एग्ज़ाम है नासिक में, चलो हम भी आपके साथ चलते, संडे छुट्टी है हम अटेंड करेंगे। ऐसा अगर मोटिवेशन देंगे और बच्चा अगर अल्हम्दुलिल्लाह उसको अगर सक्सेस मिलता है, तो ये बच्चे बहुत दूर चले जाएंगे। और अभी आप देखो IAS ऑफिसर जो बने यूपीएससी के अंदर 2019 का जो रिज़ल्ट आया, तो 42 IAS ऑफिसर बने। हम जो कहते हैं कि नहीं हमको जॉब नहीं मिलते, ये बिल्कुल गलत है। ये IAS ऑफिसर कैसे बने? ये तो पूरा कितना उनको प्रिपरेशन करना पड़ता, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता, लेकिन उन्होंने सिस्टमेटिक किया और वो टारगेट हिट किया। और जहाँ पर भी आपके पास टैलेंट है, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या तो ऐसे कोई भी हमारे स्टेट में ऐसा कोई भी तहरीक नहीं है कि बिना टैलेंट के भी अगर कोई बच्चे को जॉब नहीं मिला या वो उसको मेरिट से वो उसको खारिज कर दिया, ऐसे कोई भी नहीं है। ये यूपीएससी MPSC जो एग्जामिनेशन होते पूरे क्लास 2 क्लास 1 सुपर क्लास 1 पोस्ट के, ये पूरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहते और ये टैलेंट बेस के ऊपर होते, जिसमें एप्टीट्यूड, इंग्लिश, GK, रीजनिंग ये सब प्रिपरेशन करना पड़ता। तो इसके लिए अगर वो बच्चा 10 से मतलब 8, 9, 10, 11 इसका ही पूरा सिलेबस रहता, अगर वो प्रिपेयर करता तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। और आप प्रोफेशनल एजुकेशन में आना है आ सकते, आप आर्ट्स करो, आर्ट्स के बाद में भी आप MPSC कर सकते हैं, UPSC कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स के पहले जो है आपको 8, 9, 10 ये आपका ये पूरा बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए, तो आप एक्सीलेंस कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये हम बात कर रहे थे स्कॉलरशिप के अपने प्रोफेशनल कोर्स के ताल्लुक से, और उसी से जुड़ी हुई जो है हमारी आजकल जो नया मौजू चल रहा है तालीमी पॉलिसी, नई तालीमी पॉलिसी आ रही है, तो उसमें प्रोफेशनल कोर्स की अहमियत कितनी है और उस नई तालीमी पॉलिसी पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। नई तालीमी पॉलिसी जिसको कहा जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो ये गवर्नमेंट इसके ऊपर 5 साल से काम कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और इसमें 2 मुस्लिम ऑफिसर्स भी थे जिन्होंने ये पूरे ड्राफ्ट बनाया। और जब ये ड्राफ्ट बना के इन्होंने लास्ट ईयर पब्लिश किया, तो ये ड्राफ्ट नियर अबाउट सम 450 पेजेस का ड्राफ्ट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मालेगांव में इसके ऊपर काफ़ी हज हाउस में टीचर्स के लिए एक प्रोग्राम रखा था, हेडमास्टर के लिए, ट्रस्टी के लिए, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे कम्युनिटी के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। और वहाँ से कुछ हमने सजेशन भी दिए थे, और वो सजेशन उन्होंने पता नहीं कंसिडर किए क्या नहीं किए, लेकिन लास्ट मंथ ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था तो उसको उन्होंने कंप्लीट पॉलिसी करके डिक्लेयर कर दिया। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में उन्होंने क्लियर कट बताया था कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है मुस्लिम कम्युनिटी का, और जो इंडिया का पूरा जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब हमारा जो इनरोलमेंट है वो बिल्कुल बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कम्युनिटी।
और कहा कि पास आउट रेट जो है, मतलब ये हम कहेंगे कि ड्रॉप आउट्स रेट, तो ड्रॉप आउट रेट मुस्लिम का बहुत ज़्यादा है। तो ये मतलब बहुत सोचने की बात है कि अब इनरोलमेंट रेट हमारा बहुत कम है और ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, तो बीच में कुछ भी नहीं बचा। मतलब हम जो हमारे बच्चे जो पास हो रहे हैं वो मतलब नंबर्स में बहुत कम है। और उन्होंने वही बताया कि आपके जो हायर एजुकेशन में बच्चे आ रहे हैं 2%, 3%, IIT के अंदर 1%, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 1%। तो हम एक वक्त ऐसा आएंगे कि मुस्लिम आपको गवर्नमेंट प्रोफेशन में या तो बड़ी पोस्ट के ऊपर, या तो हाई कोर्ट के जज, या कंपनी सेक्रेटरी, या तो IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ये कुछ सालों से दिखाई भी नहीं देंगे अगर यही ट्रेंड रहेगा तो। और उन्होंने अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो फाइनलाइज किया तो उसमें उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि स्कॉलरशिप जो देंगे वो हम मेरिट के बेस पे देंगे। अभी तक जो गवर्नमेंट में चल रहा था इंडिया में कि हम कैटेगरी के, रिलीजन्स के बेस पे देंगे स्कॉलरशिप, तो उन्होंने अभी नेशनल स्कॉलरशिप एजेंसी करके NSA करके एक उन्होंने पोर्टल बनाया, मतलब रिलीज़ होगा वो, और वो पोर्टल के ऊपर वो एग्ज़ामिनेशन लेंगे मतलब, और वो नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट जो है या एजेंसी, इन्होंने जो स्कॉलरशिप पैटर्न बनाया वो अगर कोई स्टूडेंट क्वालिफाई करता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, चाहे वो मुस्लिम हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, दलित हो, तो वो एलिजिबल रहेगा स्कॉलरशिप के लिए। और गवर्नमेंट ऐसा ये प्लान बना रही है कि अभी जो हम पूरा कम्युनिटी को स्कॉलरशिप दे रहे थे वो स्कॉलरशिप हम बिल्कुल बंद करेंगे और मेरिट बेस पे हम स्कॉलरशिप देंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा है, जबकि हमको अभी कंप्लीट स्कॉलरशिप मिल रही थी हर बच्चे को, और तब हमने हायर एजुकेशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया या तो हमने हायर एजुकेशन नहीं लिया। अब कुछ सालों में मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जब आएंगी और अगर हमारा प्रिपरेशन ढंग से नहीं रहा तो हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगी, तो हम फिर वही कहेंगे कि हम फाइनेंशियली पुअर है, हम कैसे पढ़ा सकते। तो इसको बहुत सीरियसली सोचना चाहिए और इसके लिए हमको 7 से ही बच्चों का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये नेशनल स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में हमारे बच्चे क्वालिफाई होंगे और उनको स्कॉलरशिप मिलेंगी। तो नई तालीमी पॉलिसी में बिल्कुल वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि हायर एजुकेशन में पहुंचने वाली जो है दीगर कौमें हैं और लो एजुकेशनल ग्रुप में हमारी कम्युनिटी आती है, और ड्रॉप आउट में हमारी कम्युनिटी सबसे ऊपर आ रही है और उन ड्रॉप आउट में दीगर कम्युनिटी बहुत नीचे। तो ये रेशो जो है बहुत बड़ी एक खलीज बना हुआ है और इसकी वजह यही है कि हम तालीम के ऊपर अभी भी सही तौर पर मुतवज्जा नहीं हुए हैं। और अगर यही हाल रहा तो हमें जो स्कॉलरशिप मिलती है उससे हमें हाथ धोना पड़ सकता है। तो इसलिए वालिदैन से भी यही गुजारिश है कि अपने बच्चों की एजुकेशन का, तालीम पर फोकस करें ताकि उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद हो। यही सोच लेकर हम रिसाइट टुडे टीम आगे बढ़ रही है ताकि तालीमी मेयार आगे बढ़े, तालीम याफ्ता लोग आगे बढ़े, ताकि हमारा शहर भी तालीम याफ्ता लोगों में शुमार हो। रिसाइट टुडे का यही मकसद है। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही बाअसर शख्सियत को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए रिसाइट टुडे। खुदा हाफिज़।